अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमारा लिवर पैथोलॉजी में ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक्स हैं जो हम गॉल ब्लैडर पढ़ रहे हैं। और गॉल ब्लैडर में द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस आपको नाम से पता चल रहा है, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन एंड कोलिक कवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ये कोली फॉर द गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन कब होती है? मैंने भी आपको गॉल स्टोन्स पढ़ाते हुए बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज जो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन करती है वो गॉल स्टोन्स ही होती हैं। गॉल स्टोन्स वहां पर अगर रहेंगी, उसकी वजह से बाइल सही से मूव नहीं कर पाएगी, तो कोई भी सुपरेटिव या सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें भी हमारे पास दो फीचर्स आते हैं, एक एक्यूट कैलकुलस एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है, एक क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस होता है। दोनों में फिर हम दो कैटेगरीज पढ़ते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में हमारे पास वो वाला पहला होगा जो कि आपकी स्टोन्स की वजह से होगा। स्टोन्स को हम कैलकुलस या एक होगी तो उसे कैलकुलस, और ज्यादा स्टोन्स होती है तो उन्हें कैलकुलाई कहते हैं, तो उस वाले को हम कहते हैं एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। और अगर स्टोन्स के बगैर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हो तो सकती है ना डेफिनेटली, तो उसे एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और क्रॉनिक में भी यही दो सब क्लासिफिकेशन है। अच्छा, पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एंटिटी आती है हमेशा कोलिसिस्टाइटिस में, दैट इज एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, जो कि एक्यूट है यानी कि सडन ऑनसेट ऑफ पेन हुआ है और स्टोन्स के साथ एसोसिएटेड है। जब भी आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होती हैं और आपको एकदम से दर्द शुरू हो जाता है शदीद किस्म का, और जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तो पता चलता है गॉल ब्लैडर की वॉल शदीद इन्फ्लेम्ड है और पेशेंट फीवर के साथ होता है, साथ उसका ब्लड की सीपी में वाइट सेल काउंट इंक्रीज हुआ होता है। और साथ जब मैं अभी आपको मॉर्फोलॉजी में बताऊंगी कि गॉल ब्लैडर की सिचुएशन किस किस्म की होती है, तो आप उसको करेक्टरिस्टिक फिर कोलिसिस्टाइटिस लेबल करते हैं और साथ स्टोन्स के साथ, और उसको फिर इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद चांसेस होते हैं कि उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, परफोरेट ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए। अच्छा, वो हमारे पास क्यों होता है ऐसा कि मतलब ये इसका पैथोजेनेसिस क्या है, क्या मैकेनिज्म चलता है इस सारे सिलसिले में? तो हमारे पास हमने बात की कि स्टोन्स जो है दिस इज द दीज आर द बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कॉजिंग कोलिसिस्टाइटिस। और किस तरह करती हैं? सबसे पहली तो चीज है, हमें पता है कि हमारे पास गॉल ब्लैडर में बाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो बाइल जो पड़ी हुई है वो काफी हमारी, जाहिर सी बात है बाइल में हमने कहा कि सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे गॉल ब्लैडर की वॉल को भी डैमेज कर सकती है। फिर किस तरह से वो प्रोटेक्ट हुई हुई है? जिस तरह हमने स्टमक का पढ़ा था ना कि उसके अंदर थिक म्यूकस की लेयर होती है, इसी तरह गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर भी अल्लाह ताला ने थिक म्यूकस की लेयर दी हुई है जो उसको प्रोटेक्टेड रखती है और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एक्ट नहीं होने देती। अच्छा, फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है? जब गॉल स्टोन्स पड़ी हुई है उसकी वजह से बाइल जो है उसका फ्लो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ है और वो इधर स्टेसिस हो रहा है बाइल का। बाइल के स्टेसिस की वजह से आपका जो म्यूकोजा है ना, ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स नॉन एज फॉस्फोलाइपेजेस। फॉस्फोलाइपेजेस क्या करेंगे? हमारी बाइल का एक कंपोनेंट है। ठीक है, बाइल का एक कंपोनेंट है लेसिथिन, जो कि नॉर्मल है, मतलब वो टॉक्सिक कंपोनेंट नहीं है। फॉस्फोलाइपेज जब रिलीज होगा ना म्यूकोजा में से, ठीक है, म्यूकोजा ऑफ द गॉल ब्लैडर में से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा? क्योंकि बाइल पड़ी हुई है अंदर और उसको पसंद नहीं आ रही, तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज करेगा। उसकी वजह से बाइल में पड़ा हुआ लेसिथिन कन्वर्ट हो जाता है लाइसोलेसिथिन में, और अब ये लाइसोलेसिथिन जो है दिस इज टॉक्सिक। इस टॉक्सिक की वजह से जो आपकी ये म्यूकोजा की लेयर है ना जो गॉल ब्लैडर में, ये डैमेज होने लग जाती है। जब ये डैमेज होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐसे ब्रेक्स आएंगे, तो जो इसके नीचे पड़ी हुई ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है और एपिथेलियम ऑफ द गॉल ब्लैडर है वो एक्सपोज हो जाता है। जब ग्लाइकोप्रोटीन लेयर और एपिथेलियम एक्सपोज हो जाएगा तो उस पर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। जब वहां डैमेज होगा तो इन्फ्लेमेशन शुरू होगी। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, एडीमा होगा, रेडनेस होगी, वेस्कुलरिटी इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, लेकिन गॉल ब्लैडर डिस्टेंड होता जाएगा, इनलार्ज होगा। जब गॉल ब्लैडर डिस्टेंड होगा तो वेसल्स पे जोर पड़ेगा और वो ब्लड फ्लो सही प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, ब्लड फ्लो मजीद डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जब ये सारी कंडीशन होगी तो पहले ही हालात बहुत खराब होगी, सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस टाइम होने के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई होती है और वो हो जाता है और आपका एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। अच्छा जी, तो आपके पास अभी इसकी हम मॉर्फोलॉजी एक साथ ही कर लेते हैं, बाद में मतलब मैं आपको बताती हूँ। जो एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है ना, वो अक्सर औकात इसी वजह से होता है कि जैसे हमारे पास कोई बहुत सर्जरी हुई है और उसकी वजह से सपोज एब्डोमिनल कोई भी सर्जरी हुई है और कोई इन्फेक्शन हो गया सर्जरी के दौरान जो कि आपकी गॉल ब्लैडर में भी चला गया उसकी वजह से, या फिर आपको ये बर्न्स के पेशेंट में बहुत कॉमन है बिकॉज जिनको जल जाते हैं उनमें सेप्सिस और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई ट्रॉमा है, कोई गन शॉट वुंड है, कोई खंजर चाकू किसी को खूब गए, तो ऐसी चीज़ों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो मोस्ट कॉमन होता है वो एक्यूट कैलकुलस होता है। अच्छा, जो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है ना, याद रखना कि हमारे पास बेसिकली आपको इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ऐसा हमने बात की ना कि कुछ लोगों में
कुछ लोगों में क्या होता है कि स्टोन्स पड़ी रहती हैं और वो कुछ नहीं कहती। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि वो बहुत ऐसे तक भी रहेंगी तो कुछ नहीं कहेंगी। तो बेसिकली ऐसे लोगों में क्या हो रहा होता है कि वो स्टोन्स कुछ भी नहीं कह रही होती है। ऐसा नहीं है, जब भी अगर आपकी स्टोन पड़ी हुई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रही है। और वो क्या कर रही होती है कि वो आपका आहिस्ता 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 हल्की इन्फ्लेमेशन यहाँ पर चल रही होती है आपके गॉल ब्लैडर में, और वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जरूर लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जो कि क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। क्योंकि 90% ऐसा होता है कि आपके जो सिर्फ स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर निकाले जाते हैं, जब उन गॉल ब्लैडर के माइक्रोस्कोपिकली फीचर्स को देखा जाता है तो उसमें क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलती है हमें। हम इन्फ्लेमेशन की वजह से गॉल ब्लैडर नहीं निकालते उनका, हम उनका गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से निकालते हैं, और निकालने से पहले हमें लग रहा होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मजीद, लेकिन निकाल के जब हम चेक करते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी तो हमें पता चलता है कि यार इसमें तो इन्फ्लेमेशन भी थी, दैट वाज क्रॉनिक इन नेचर। तो ये सीन होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना अपना ये क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, कई बार ये ऐसे भी हो सकता है कि एक्यूट एपिसोड्स होती रही हैं, मतलब पेशेंट को कभी एक्यूट हो जाती है और बीच में क्रॉनिक का कोर्स आ जाता है, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्यूट एपिसोड नहीं होती और सिर्फ पेशेंट के पथरी है और पथरी के साथ उसको क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है। जो क्रॉनिक ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है यानी पथरी के बगैर होना क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, वो भी इसी वजह से जो मैंने आपको पहले वजह बताई ना कि सपोज हमारे पास कोई, चलो बर्न में तो नहीं होगा, ट्रॉमा में भी नहीं होगा, लेकिन कोई सर्जरी हुई थी और हल्का सा कोई इन्फेक्शन है जो आहिस्ता 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 इन्फ्लेमेशन करे तो उस वजह से हो सकता है, ठीक है। बहरहाल इतना कॉमन नहीं है ज़्यादा, मतलब इतना वो कॉम्प्लिकेटेड सी कोई चीज़ नहीं होती। अक्सर जो निकाले जाते हैं ना गॉल ब्लैडर्स उनमें हुआ वही होता है अगर वो पथरी के साथ होंगे, लेकिन एक्यूट कैलकुलस जो है वो हमारा प्रेजेंट करते हैं एकदम से और एक सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है अक्सर औकात। मॉर्फोलॉजी में देखेंगे ना तो आपने याद रखना है कि एक्यूट की मॉर्फोलॉजी आती होती है और आपसे वो पूछते हैं, ठीक है। एक आपको सिनेरियो बना के देते हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट के साथ पेशेंट आया, फीवर है, जो पेन है वो राइट शोल्डर तक रेडिएट कर रही है, उसके ब्लड सेल काउंट में वाइट सेल काउंट बहुत इंक्रीज हुआ है, आपने चेक किया है, तो आइदर यू हैव फाउंड अ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, वो ऐसी हिस्ट्री भी बता देते हैं। तो जब भी स्टोन के साथ है पेशेंट और साथ शदीद पेन है और फीवर भी है और वाइट सेल काउंट बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली कि फीवर और वाइट सेल काउंट इंक्रीज ये शो करते हैं कि उसको इन्फेक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे पेशेंट को आपने सिर्फ ये नहीं कह देना कि उसको गॉल स्टोन्स है, उसके डायग्नोसिस में एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस आएगा। साथ आपसे वो कहते हैं मॉर्फोलॉजी बताएं, तो मॉर्फोलॉजी में लिखना है आपने कि हमारे पास जो गॉल ब्लैडर की कंडीशन है वो क्या होता है, ब्राइट रेड कलर का। तो आपने एक्यूट की जब भी बात करेंगे ना तो आपने बताना है कि सबसे पहले हमारे पास जो उसकी पिक्चर होती है वो रेड कलर का होगा, थोड़ा सा इनलार्ज हुआ होगा, टेंडर टू टच होगा, हाइपरीमिक होगा, ब्लॉचिंग या रेडनेस उसके मतलब आप होता है ना कि वो ऐसे रेड रेड जैसे हेमरेजिक इन्फार्क्ट से होते हैं वो उसकी वॉल में प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये पूरी पिक्चर आपकी होती है जो सबसे इनिशियल होगी, और उसके अंदर डेफिनेटली जब भी आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर पस प्रोड्यूस होती है। मतलब नॉर्मल केसेस में जरूरी नहीं है हो, लेकिन अक्सर औकात होती है। अगर पस नहीं हो रही और सिंपल बाइली है अंदर तो ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन अगर पस है साथ तो हम उसको कहते हैं इम्पाइमा विद एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, मतलब इम्पाइमा हो जाता है साथ, ठीक है। और अगर हमारे पास माइल्ड इन्फेक्शन है तब तो ठीक है, ये पिक्चर आ जाती है कि गॉल ब्लैडर की वॉल थिकन्ड होगी, इनलार्ज होगा, टेंडर होगा, रेड ब्लॉचिंग होगी एंड ऑल दैट। ये लफ्ज याद रखने और लिखने होते हैं आपने। लेकिन जब आपका सवेयर फॉर्म होते हैं तो सवेयर फॉर्म में सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। सेल डेथ जब गॉल ब्लैडर की वॉल में, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन क्या करेगा, वॉल में सेल की डेथ शुरू कर देगा, सवेयर इन्फेक्शन। जब सेल डेथ शुरू हो जाती है तो आपको पता है कि वो वाली जगह पर नेक्रोसिस के फीचर्स आने लग जाते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है आपको जब प्रेजेंट करते हैं हम उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं गैंग्रीन का, तो उसे हम कहते हैं गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर, क्योंकि वो इतना खराब हो चुका होता है, बिल्कुल वेस्ट गॉल ब्लैडर होता है वो। तो आपने सारा बताना है कि भाई माइल्ड होगा तो ऐसा होगा, माइल्ड में आपका पस नहीं होगी, माइल्ड में आपका सिर्फ और सिर्फ रेडनेस होगा, टेंडर होगा, इनलार्ज्ड होगा और थोड़ी बहुत थिकनिंग होगी। लेकिन अगर मॉडरेट पे आएगा तो वो थिकनिंग ब्लॉचिंग भी साथ हो जाएगी और थिकन वॉल ज़्यादा थिक हो जाएगी, ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा और इम्पाइमा पस आ जाएगी और सवेयर में आपका गैंग्रीन आ जाता है, ठीक है। एक्यूट की तो ये मैनिफेस्टेशन होगी। जो क्रॉनिक होता है ना बेसिकली आपका वो इतना ज़्यादा, मैंने बताया ना आपको, मैनिफेस्ट अलग से नहीं करता गॉल ब्लैडर कभी भी। आपको जो अक्सर औकात गॉल ब्लैडर्स निकाले जाते हैं वो पथरी के लिए निकाले जाते हैं, पता बाद में चलता है कि उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थी। और जो देखेंगे तो क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क क्या चीज़ होती है, फाइब्रोसिस होता है। द वॉल में आपको थोड़ी बहुत स्कारिंग और फाइब्रोसिस मिलेगा बट नॉट वेरी मच कॉमन, और डेफिनेटली वॉल डैमेज हुई भी होगी। ऐसा नहीं है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में वॉल डैमेज नहीं होगी, वॉल डैमेज होगी, आपका म्यूकोजा भी अंदर से डैमेज होगा उसका और एपिथीलियम भी डैमेज होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि एपिथीलियम इतना ज्यादा डैमेज हो चुका होता है कि बीच में से जो म्यूकोजा की लेयर है ना वो यूं बल्ज कर रही होती है, ठीक है। आप सपोज इधर से एक बायोप्सी लेते हैं टिश्यू की और आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं तो आपको ना ऐसे नजर आता है कि जो म्यूकोजा है बिल्कुल डैमेज्ड है और यूं करके वॉल ऐसे नीचे अंदर डिप डाउन
की हुई है, ठीक है। तो उसको हम रोकीटेंस्की एश ऑफ साइनसिस कहते हैं, ये नाम याद रखना आप, बल्कि अपनी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी की डायग्राम जब आती है गॉल ब्लैडर की तो उसमें ये चीज़ लेबल करनी 110% जरूरी होती है कि व्हाट आर रोकीटेंस्की एश ऑफ साइनसिस, सो दे आर द portions of the mucosa of the gallbladder which are invaginating inside because of the chronic inflammation of the gallbladder, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं जो बन जाते हैं रोकीटेंस्की एश ऑफ साइनसिस, हिस्टोलॉजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी अगर आपके पास एमसीक्यू आते हैं तो साथ उसमें ये बात लिखी भी होती है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स आपको बता दी मैंने, दर्द शर्द होगा, साथ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, यानी आपकी जो पेट है एब्डोमेन है उसमें भी राइट अपर क्वाड्रेंट राइट साइड पे ऊपर पेन होगी, और राइट शोल्डर की तरफ रेडिएट करती है बिकॉज ऑफ नर्व सप्लाई कॉमन है, ठीक है। राइट शोल्डर की तरफ रेडिएटिंग बहुत ज्यादा उसके साथ एसोसिएटेड बात है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर ट्रीट ना किया जाए। क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, वही बात है, परफोरेशन हो सकती है, फट सकता है, कोई फिस्टुला ट्रैक बन सकता है, मतलब आपकी बाइल ने कहीं तो निकलना है ना, फिस्टुला बन जाएगा, वो हो सकता है कि गॉल ब्लैडर से किसी और ऑर्गन की तरफ चला जाए या कहीं भी और जा सकता है, सो इट कैन कॉज डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन, या फिर आपकी कार्सिनोमा में भी डेवलप हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी लिखी हुई है, पूछता इतना कोई नहीं, लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अगर एक्यूट होगा तो वो नॉर्मली उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। क्रॉनिक वैसे आपका जो है ना एपिसोड इस तरह आते रहते हैं, कभी कभार के पेशेंट को पथरी के साथ वो कहते हैं दिल खराब और वो उल्टियाँ लग जाती हैं, कभी कभार फिर ठीक हो जाती हैं, खासतौर पे चिकनाई खाऊं तो लग जाती हैं, इंटॉलरेंस टू फैट होती है, ये सारे फीचर्स पेशेंट होते हैं जिनके साथ प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ही उसकी सर्जरी की जाती है, अदरवाइज कभी कभार नहीं भी की जाती है, अगर पता हो कि भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स में, बिकॉज उनमें और रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी खत्म होती है, इसमें से जो बातें आएंगी वो मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और पैथोजेनेसिस देख लेना। या तो कोई मसला के नाज़मीन, थैंक यू।